हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस के इस वीडियो में। आज का टॉपिक छोटा है, द्रव के दाब के नियम, पास्कल के नियम, मतलब पास्कल ने द्रव से संबंधित क्या नियम दिए हैं, उसके बाद उत्प्लावन पर क्या क्या बातें हैं, और आर्किमिडीज का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, इन बातों पर आधारित आज का वीडियो है। और ये टॉपिक छोटा है, लेकिन जब इससे प्रश्न बनते हैं तो काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपसे इस पर आधारित प्रश्न छूटेंगे नहीं। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्रवों के दाब का नियम। द्रवों के दाब का नियम, कुछ बातें समझिए। देखिए, अगर हम किसी बर्तन में द्रव को रखते हैं, मतलब कि मान लेते हैं द्रव के रूप में, द्रव क्या है, दूध द्रव है, पानी द्रव है, घी द्रव है, तेल द्रव है, तो ये सब द्रव है। तो द्रव को जब हम किसी वस्तु, मतलब कि जब किसी बर्तन में रखते हैं तो द्रव हमेशा दाब लगाता है। द्रव हमेशा क्या करता है, दाब लगाता है, प्रत्येक दिशा में दाब लगाता है। ठीक है, द्रव हर दिशा में क्या करता है, दाब लगाता है। द्रव दाब क्यों लगाता है, ध्यान से समझिए। देखिए, पहली बात तो द्रव तरल है। द्रव क्या है, मतलब यह तरल है, इसमें बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो जो चीज बहता है उसका आकार निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, तो हमेशा चाहता है फैलना। क्या चाहता है, फैलना, पसरना चाहता है। ठीक है, तो इस कारण से दाब लगाता है। दूसरा कारण ये होता है कि द्रव के जो कण होते हैं, ठीक, वे हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक है, द्रव के जो कण हैं, हमने बताया है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ किसी न किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए। तो इसमें जो कण होंगे, जल के कण, वे किसी न किसी दिशा में हमेशा क्या करते रहते हैं, बल लगाते रहते हैं या गति करते रहते हैं। और उस गति के कारण ये द्रव जो है कहीं ना कहीं बल लगाता रहता है, तो या दाब लगाता रहता है। बल लगा रहा है सतह पर, तो सतह पर बल लगा रहा है, वो क्या है, किसी सतह पर जब हम बल लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इस तरह से दाब लगा रहा है। तो इस दाब लगाने से चार नियम, मतलब कि चार बातें निकलती हैं। यह कुछ नियमों का पालन करते हैं, उसके रूप में चार बातें निकलती है। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या कहता है, या सबसे पहला तथ्य क्या है कि द्रव के भीतर, पहले हम द्रव सही से बना देते हैं जिससे आपको समझने में ज्यादा परेशानी ना हो। चलिए, अब देखिए, हम एक बर्तन में द्रव ले चुके हैं। ठीक है, अब चलिए, किसी वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तभी उससे लाभ मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। बात को समझिए। देखिए कि अगर इस बिंदु पर, ठीक है, इतना जल है, तो इस बिंदु पर अगर हम देखें तो केवल इतना जल इसके ऊपर है। इस बिंदु पर इतना जल ऊपर है। अगर हम इस बिंदु पर देखें तब क्या होगा, इतना जल इसके ऊपर है। इस बिंदु के ऊपर इतना जल है, जबकि इस बिंदु के ऊपर इतना ही जल है। तो कहता है स्वतंत्र तल के बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। मतलब कि जैसे जैसे गहराई हम बढ़ाते जाएंगे, दाब क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु के गहराई, मतलब कि जितना नीचे जाते जाएंगे हम, उतना दाब बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए, जब हम यहाँ थे तो इतना जल ऊपर था, मतलब इतना जल कम भारी है, जबकि हम यहाँ पर कोई बिंदु लेते हैं तो यहाँ पर इतना जल है ना, तो इस सब का भार इस पर है। जबकि यहाँ पर कोई बिंदु है तो बस इतना ही भार इसके ऊपर है। तो जैसे जैसे हम गहराई बढ़ाते हैं, नीचे जाते हैं, द्रव की मात्रा बढ़ जाती है और भार बढ़ जाता है। तो भार जितना ज्यादा रहेगा, दाब उतना अधिक होगा। तो गहराई बढ़ाते जाइएगा और दाब बढ़ता जाएगा। तो ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या कहता है वो समझिए। दूसरा पॉइंट कहता है कि स्थिर द्रव के भीतर, मतलब अगर द्रव स्थिर है, शांत है, ठीक है, जैसे तालाब का जल शांत होता है, ठीक है, जबकि नदी का जल शांत नहीं होता है। अब देखिए, कहता है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर, तो ये स्थिर द्रव है, हम यहाँ किसी भी बिंदु पर देखते हैं, किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ इस बिंदु पर हम इधर छिद्र कर देते हैं एक, और एक छिद्र ठीक इसके सामने इसी बिंदु पर हम इधर कर देते हैं। ठीक है, दोनों तरफ हमने एक एक छिद्र कर दिया है। तो क्या आपको पता है, यहाँ से 4-5 छिद्र कर देते हैं इसी बिंदु पर, ठीक है, तब क्या होगा कि
इसमें से अगर इतना प्रेशर से पानी निकल रहा है तो इसमें से भी उतना ही प्रेशर से पानी निकलेगा, मतलब दोनों तरफ का दाब जो है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि समान बिंदु पर दाब जो है समान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इतना ही जल है और यहाँ पर भी इतना ही जल है, तो दाब क्या होगा, बराबर होगा। तो कह रहा है कि स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में, किसी भी दिशा में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए दूसरा पॉइंट हम समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थिर सभी बिंदुओं पर दाब क्या होता है, समान होता है। तो सेम यही बात की जा रही है। ठीक है, कि स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल पर, ठीक है, सभी बिंदुओं में समान दाब होता है। तो इसको चलिए समझते हैं इस तरह से। हम क्या करते हैं कि एक अलग तरह का बर्तन लेते हैं। तीसरे पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम इस तरह का एक बर्तन लेते हैं जिसमें एक ये कीप आकार का है, यहाँ पर आते ही ये गोले का आकार का बन जाता है। यहाँ पर एक गोले का आकार का बन गया और यहाँ पर एक पतली नली के रूप में ये बन गया। ठीक है, ऐसा बर्तन हम लेते हैं। अब इस बर्तन में जब हम डाल देते हैं पानी, तो पानी डालते गए, पानी का लेयर जो है इतना तक है, पानी का लेयर कितना है, इतना तक है। तो आप यह देख पा रहे हैं कि ये लेवल, ये लेवल और ये लेवल, ये जो स्तर है वो पूरा पानी का क्या है, बराबर होगा। ठीक है, सभी बर्तन में, सभी तरह के बर्तन में पानी का स्तर क्या हो जाएगा, बराबर होगा। इससे यह बात साबित होती है कि बर्तन कितना भी चौड़ा क्यों न हो, ठीक है, या किसी भी आकार का हो, कीप के आकार का हो, गोल हो या नली के रूप में हो, ठीक, क्षैतिज तल में दाब हमेशा क्या होता है, समान होता है। क्षैतिज तल में दाब हमेशा क्या होता है, समान होता है। और इसी का प्रयोग करके जो घर बनाने वाले राजमिस्त्री होते हैं, ठीक है, वो जब लेयर मिलाते हैं कि इस पिलर का लेयर इतना तक और इस पिलर का लेयर इतना तक, तो वो एक पाइप का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो जो पाइप होता है, ठीक, उस पाइप में जो लेयर मिलता है वो इसी नियम पर कार्य करता है। ठीक है, इसी पॉइंट पर निर्भर होता है कि अगर पानी इसमें यहाँ तक है तो इसमें भी कहाँ तक होगा, ठीक इसके सामने होगा। ठीक, कहाँ होगा, इसके सामने होगा। ठीक है, क्षैतिज तल में जो दाब होगा वो हमेशा क्या होगा, समान होगा। तो इससे एक बात आप समझ लीजिए कि द्रव का जो दाब है, ध्यान रखिएगा इस बात को, द्रव का जो दाब है वो किसी वस्तु के चौड़ाई पर या उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, गहराई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर कर रहा है, गहराई पर। ठीक है, चलिए अब कुछ देर में लाइन आएगी, उसके बाद आगे कंटिन्यू किया जाएगा वीडियो को। आगे देखते हैं कि अब तक हमने देखा कि द्रव का जो दाब है वो गहराई पे निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, गहराई पे, किसी आकार पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लेते हैं। हमने तीसरा पॉइंट समझ लिया है, तो अब देखते हैं कि चौथा क्या है। चौथा कहता है कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के दाब पर निर्भर करता है। मतलब कि किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर। और यह एक बहुत ही विशेष बात है। देखिए, इसको हम समझाते हैं आपको कि किस तरह से घनत्व पर निर्भर करेगा। हम क्या सोचते हैं कि हमने यहाँ पर जल लिया है, क्या लिया है, जल, और ठीक इतना ही बड़ा बर्तन हम लेते हैं, हम इतना ही बड़ा बर्तन लेते हैं और उसमें हम डालते हैं शहद। क्या डालते हैं, शहद, और यहाँ है जल। तो आप सोचिए कि शहद का और जल का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा, शहद का घनत्व ज्यादा है और जल का घनत्व कम है। ठीक है, शहद मतलब मध, ठीक है, मधु। तो अगर हम इस बिंदु पर किसी वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तो जल का जो दाब होगा और ठीक इसके सामने इस बिंदु पर हम किसी वस्तु को रखेंगे और उस पर जो दाब होगा शहद का वो ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व ज्यादा है मतलब यहाँ पर कणों की संख्या ज्यादा है, और कणों की संख्या ज्यादा है मतलब कि भार ज्यादा है, और भार ज्यादा है तो दाब भी ज्यादा है। ठीक है, तो घनत्व जो है अगर अधिक है तो उसका भार ज्यादा होगा, और भार जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। तो घनत्व पर निर्भर करता है दाब। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं। इन चारों बिंदुओं को समझने के बाद, ये द्रवों के दाब के नियम थे, ठीक है, जो दाब पर आधारित थे, द्रवों के दाब पर। अब हम देखेंगे पास्कल का नियम, कि पास्कल ने अपने नियम में क्या कहा है। ठीक है, तो पास्कल ने अपने नियम में कहा है कि किसी बर्तन में
बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में संचारित कर दिया जाता है। ठीक है, फिर से समझिए इसको कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान मात्रा में संचारित कर दिया जाता है। मतलब कि अगर हम इस तरह का एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, हम इस तरह का एक बर्तन लेते हैं, ठीक है, और इसमें दो चार जगह पर से नलियां निकाल देते हैं। इस तरह से यहाँ से एक नली निकाल दिए हम, ठीक है, हम एक जगह यहाँ से नली निकाल दिए, ठीक है, जो कि सबकी गहराई क्या अलग अलग लेते हैं। ये थोड़ा और नीचे है, ये ऊपर है, हम एक और ऊपर से नली निकाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने 3 नलियां निकाल दी है, ठीक है। अब देखिए ये बंद बर्तन में क्या है, ये बंद है, ठीक है, सब तरफ से हम इसमें पानी डालते हैं, हम यहाँ तक पानी डालते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं यहाँ तक पानी डालते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा इस नली को और इस नली को थोड़ा सा और ऊपर ले जाते हैं हम, ताकि हमको कंपेयर करने में बने। चलिए अब अगर आप इन तीनों नलियों में हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर इतना द्रव डालते हैं तो सभी नलियों में भी इतना ही द्रव रहेगा, ठीक है, सभी नलियों में इतना ही द्रव रहेगा। मतलब कि यहाँ पर का जो दाब था वो समान रूप से सभी तरफ क्या हो गया, प्रवाहित हो गया। मतलब यहाँ पर जो दाब लगा वो सभी जगह पर सभी दिशा में समान रूप से संचारित कर दिया गया। वही कह रहा है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल, अगर यहाँ पर बल लगाते हैं आप, ठीक है, तो क्या होगा कि द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण या मात्रा में संचारित कर दिया जाता है। अब यहाँ एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या किया कि यहाँ पर हम एक पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है, और इस पिस्टन से हम दाब देते हैं, ठीक है, इसको दबाते हैं। तो जब यहाँ दबाव लगाइएगा तो हम क्या कर रहे हैं, केवल यहाँ दबाव लगा रहे हैं, ठीक। लेकिन आप देखिएगा कि सभी दिशा में अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ऊपर पानी चल रहा है दाब लगाने के कारण, तो यहाँ भी 1 ही सेंटीमीटर चलेगा, यहाँ भी 1 ही सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ेगा। मतलब कि दाब जो हम यहाँ लगाए वह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित हो गया, बांट दिया गया, बट गया, ठीक है। तो इस तरह से ये नियम था पास्कल का नियम। इस नियम पर बहुत ही मतलब कि विज्ञान में यह जो नियम है वो काफी कारगर सिद्ध हुआ, ठीक है। आपको मैं बताता हूं कि विज्ञान में यह कितना कारगर साबित हुआ। देखिए हम थोड़ी देर पहले बता चुके हैं कि द्रव का जो दाब होगा वो वस्तु के आकार जिसमें वो रखा हुआ उस पर निर्भर नहीं करेगा, उसकी गहराई पर निर्भर करेगा। तो हम क्या करते हैं, पास्कल के नियम से एक प्रयोग करते हैं। हम इस तरह की एक ऐसी, अब देखिए इस तरह का बर्तन है, ठीक है। अब इसका जो आकार है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है और इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, दोनों में द्रव है, इसमें यहाँ तक रखा हुआ है या यहाँ तक ले लेते हैं, यहाँ तक द्रव और यहाँ तक द्रव, ठीक है। आपने देखा है कि अगर हम यहाँ पर पिस्टन लगा देते हैं और यहाँ से दाब लगाते हैं, यहाँ से क्या लगाते हैं, दाब, यहाँ से दबाव लगाते हैं, ठीक। तो यहाँ से जब आप द्रव को दबाइएगा तो द्रव पर यहाँ दाब पड़ रहा है, और हमने थोड़ी देर पहले देखा है इसका नियम से कि दाब जब लगाया जाएगा तो समान रूप से संचारित होगा। मतलब जितना हम इधर दबाएंगे उतना ही इधर उठेगा, उतना ही इधर द्रव उठेगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर हमको कितना मतलब कि हमको कितना द्रव को दबाना पड़ रहा है, तो मात्र इतना सा एक पतले पाइप के द्रव को दबाना पड़ रहा है। जबकि यहाँ पर क्षेत्र बड़ा है तो ये कितना उठेगा, तो इतना सारा द्रव उठेगा ना, तो ई जो उठेगा इसमें बल बहुत ज्यादा होगा और हमको इसको दबाने में बल बहुत कम लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है, इस जगह का क्षेत्रफल है 1/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना है, 1/100 मीटर स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इसका क्षेत्रफल जो भी हो आगे हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ कि हम लेते हैं बल बराबर या दाब बराबर क्या सूत्र होता है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर हम 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, क्षेत्रफल इतना है, बल इतना है, तो दाब कितना होगा हम देख लेते हैं। चलिए बल लगा रहे हैं हम कितना, 1 न्यूटन, और क्षेत्रफल कितना है तो 1/100 मीटर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, अगर पलट जाएगा तो 100 पास्कल,
न्यूटन, या इसको हम न्यूटन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं पास्कल। तो 100 पास्कल जो है वो यहाँ पर दाब लग रहा है। दाब कितना लग रहा है? 100 पास्कल। ठीक है, यहाँ से दाब कितना लग रहा है? 100 पास्कल लग रहा है। ठीक है, और यही दाब जब इधर जाएगा, ठीक है, तो लगभग 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। कितना के बराबर हो जाएगा? 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा? 100 न्यूटन। तो हम 1 न्यूटन लगा रहे हैं और हमको मिल रहा है कितना? 100 न्यूटन। हम 1 न्यूटन दाब लगा रहे हैं और हमको बल के रूप में कितना मिल रहा है? तो लगभग 100 न्यूटन मिल रहा है। मतलब कि इस तरह से हम देखें कि जितने भी हाइड्रोलिक, आपने नाम सुना होगा हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस मतलब प्रेशर, हाइड्रोलिक प्रेसिंग मशीन आता है, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, इन सब का जो सिद्धांत होता है, ठीक, वो होता है पास्कल के नियम पर आधारित। किसके नियम पर आधारित? पास्कल के नियम पर। अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर। हाइड्रोलिक प्रेस किसके नियम पर कार्य करता है, तो पास्कल के नियम पर। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या करते हैं हम कि जैसे आपने अक्सर देखा है कि ट्रक या ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर मिट्टी को उड़ेल देता है। ऐसे आजकल जो नए ट्रैक्टर है उसमें मशीन लगा हुआ होता है, वो उड़ेल देता है। वो क्या होता है? हाइड्रोलिक मशीन लगा होता है। ठीक है, वो कैसे कार्य करता है? देखिए, एक पतली सी पाइप जाती है, ठीक है, और इसके अंदर द्रव भरा रहता है। इस पतली सी पाइप के अंदर द्रव भरा रहता है और एक मशीन लगा होता है इस तरह से। ठीक है, इसमें द्रव प्रवेश कर जाता है इस तरह से। अब आप देखिए कि और धीरे धीरे आप देखिएगा कि इसकी चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। क्या कर दी जाती है? चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। अब हम क्या करते हैं कि इतना सा इसमें द्रव भरा हुआ है, हम केवल इतना द्रव को इतना तक दबा देते हैं, तो हमको कम बल लगाना पड़ रहा है। जबकि ये प्रेस होकर के जाएगा कहाँ? बहुत ज़्यादा प्रेशर करेगा और बहुत ज़्यादा बल लगा देता है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि किसके नियम पर आधारित है? पास्कल के दाब नियम पर, या पास्कल के द्रव का दाब नियम पर। एक चीज याद रखेंगे कि पास्कल ने यह शोध किया था कि द्रव जो है वो सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। द्रव जो है सभी दिशाओं में समान दाब लगाता है। एक क्वेश्चन बार बार उठता है परीक्षाओं में कि किसी बांध का जो पानी है, यहाँ पर बांध बना हुआ है और नदी जा रही है यहाँ से, ठीक है, तो बांध का जल किस दिशा में दाब लगाता है? बांध का पानी किस दिशा में दाब लगाता है? तो अक्सर बच्चे देखते हैं कि ये पानी इधर जा रहा है तो इस दिशा में दाब लगाएगा, लेकिन उनका जवाब क्या होगा? गलत। बांध का पानी सभी दिशा में दाब लगाता है। ठीक है, उसका दाब जो होता है वो सभी दिशाओं में होता है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, वो सभी यहीं से निकलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं उत्प्लावन पर। ठीक है, इस चीज को आप आसानी से समझ चुके होंगे और हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जितने भी बड़े बड़े कार्य करने के लिए जो हाइड्रोलिक सिस्टम होते हैं वे सभी इसी नियम पर आधारित होते हैं। अब हम देखते हैं उत्प्लावन या उत्प्लवन या उत्प्रेक्ष। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता है कि द्रव में कोई वस्तु अगर हम रखते हैं, ठीक है, जब किसी द्रव में, चाहे वो पानी हो, चाहे वो दूध हो, कोई भी द्रव हो, ठीक, उसमें जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसमें वो हल्का हो जाता है। ठीक है, मतलब उसमें आभासी कमी आ जाती है। वो हल्का हो नहीं जाता है, बल्कि हमको महसूस होता है कि वो हल्का हो गया है। आखिर वो हल्का कैसे हो जाता है? तो कोई वस्तु हल्का कैसे लगेगा? जब नीचे से कोई ना कोई बल लगेगा। हम जानते हैं किसी वस्तु में भार क्यों होता है? गुरुत्व बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल जो है, पृथ्वी जो है किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इस कारण से कोई वस्तुओं को भारी लगती है। तो यह वस्तु भी तो भारी लगनी चाहिए, लेकिन पानी में रखने के बाद वो वस्तु हल्की हो जाती है। पानी में रखने के बाद वो वस्तु हल्की हो जाती है। उसका मुख्य कारण होता है कि कोई भी द्रव, चाहे वो पानी हो या तेल हो या घी हो या दूध हो, किसी भी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाती है। ठीक है, और इसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। इसी बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। आर्किमिडीज के बारे में एक कहानी काफी प्रचलित है कि आर्किमिडीज जो थे वो बाथरूम में नहा रहे थे। ठीक है, एक टब होता है नहाने के लिए, उसमें वो स्नान कर रहे थे।
नहाते टाइम जब वो नहा ही रहे थे तो उन्होंने जब अपने हाथ को पानी में रखा तो एकाएक उनको महसूस हुआ कि मैं हल्का हो गया। कैसा हो गया? हल्का हो गया। और वो नहाते नहाते सोचने लगे क्या कि कुछ ना कुछ तो बल लग रहा है, ठीक है। और उन्होंने बस खोज लिया कि इसको हम उत्प्लावन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। और बस यूरेका यूरेका चिल्लाने लगे। क्या चिल्लाने लगे? यूरेका यूरेका। तो आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि यूरेका यूरेका किसका कथन है? तो आर्किमिडीज का कथन है, ठीक है। कहानी के अनुसार यूरेका उनकी पत्नी का नाम था और वे चिल्लाने लगे यूरेका यूरेका, सुनो मैंने उत्प्लावन बल का खोज कर लिया। अब इस कहानी में कितनी सत्यता है मैंने भी अपने शिक्षक से सुना था बहुत पहले, तो इसकी पूरी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यही कहानी है, ठीक है। और इस चीज को भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूरेका यूरेका किसका कथन है? तो आर्किमिडीज का, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार आर्किमिडीज ने यही बात बताई थी, ठीक है। लेकिन इसमें एक बेजोड़ बात बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी द्रव किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है, ठीक है, जिस कारण से इस वस्तु के भार में क्या होती है? कमी आ जाती है। ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को नोट भी कर लीजिएगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत था, इस बात को आप समझ गए होंगे, उत्प्लावन बल परिभाषा। उत्प्लावन बल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि कोई भी द्रव किसी वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाता है। द्रव में डूबा हुआ अगर कोई वस्तु है तो उस पर ऊपर मुखी, किस तरह? ऊपर मुखी एक बल लगता है और उसी बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल, या उत्प्लवन कहते हैं, या उत्क्षेप कहते हैं, ठीक है। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चलते हैं। आर्किमिडीज ने कहा कि द्रव में डूबी हुई वस्तु के भार में कमी आ जाती है, भार में आभासी कमी आ जाती है, और वह आभासी कमी जो है वह वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसको समझाते हैं हम ठीक से, फिर से देखते हैं। उन्होंने क्या बताया कि अगर हम लेते हैं कोई द्रव है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया कि इतना बड़ा वस्तु डाल दिया, इतना बड़ा वस्तु डाल दिया, कहाँ? द्रव में, ठीक। तो आप देखिए कि इतना द्रव हट गया, इतना द्रव तो हट गया ना, तो इसके भार में अगर कमी आती है, इसके भार में अगर कमी आती है तो कितनी कमी आएगी? तो जितना द्रव को यह हटाएगा, जितने द्रव को यह हटाएगा उतना ही भार में कमी आएगी। मतलब कि भार में कमी बराबर द्रव, मतलब वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव के भार में कमी बराबर वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव का भार, ठीक है। मतलब जितना पानी के भार को यह हटाएगा उतना ही बल इसके ऊपर लगेगा, ठीक है, उतना ही भार इसके ऊपर लगेगा, वेट। तो नीचे से जो भार लग रहा है वो भी भार के कारण लग रहा है, तो इसको भी हम W कहते हैं और उसको भी क्या कहते हैं। और ऊपर से वस्तु जो है नीचे की ओर मतलब कि बल लगा रहा है, और वह बल किसके कारण है? तो भार के कारण, तो उस बल को भी हम क्या कहते हैं? W कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि किसी वस्तु को अगर हम पानी में डुबाते हैं तो तीन तरह की स्थिति बनती है। किसी वस्तु को अगर हम पानी में डुबोते हैं तो तीन तरह की स्थिति बनती है। इस बात को आप समझ जाइए, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, नियम है, ठीक। अब हम आगे आपको समझाएंगे कि कब कोई वस्तु डूब जाएगी, कब कोई वस्तु बिना डूबे पानी में तैरती रहेगी, या और कब कोई वस्तु पूरी तरह से डूब करके भी तैरेगी, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, फिगर बना लेते हैं पहले। चलिए अब हम देखते हैं कि आप पहले लिख लीजिएगा इस बात को कि जब किसी वस्तु को जब कोई वस्तु द्रव में आती है, डूबती है, तो तीन तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। पहली स्थिति क्या बनती है समझिए। सबसे पहले कुछ बातों को समझिए कि जब हम किसी वस्तु को द्रव के अंदर डालेंगे, जब हम किसी वस्तु को द्रव के अंदर डालते हैं तो किसी वस्तु में जो भार होता है, भार हमेशा किस दिशा में लगता है? नीचे की ओर। किसी वस्तु में भार जो है वो किस दिशा में होता है? नीचे की ओर होता है। भार सदिश राशि, हमेशा दिशा होती है उसमें, तो नीचे की ओर सदिश राशि मतलब कि भार। और उत्प्लावन बल हमेशा किस दिशा में लगता है? ऊपर की ओर। उत्प्लावन बल किस दिशा में? ऊपर की ओर। और वस्तु का भार किस दिशा में? नीचे की ओर। तो दो तरह के बल हो गए, दो तरह के क्या हो गए? बल हो गए। एक ऊपर से लगने वाला है, नीचे से लगने वाला है। ऊपर से लगने वाले बल को हम मान लेते हैं W2
और नीचे से जो बल लग रहा है उसको मान लेते हैं W1 और ये है W2। अब समझते हैं, देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर एक वस्तु को डुबाया और वो सीधा नीचे आ गया। वस्तु कहाँ आ गया? नीचे आ गया। वस्तु कहाँ आ गया? नीचे। अब आप ही सोचिए कि दो तरफ से बल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमने वस्तु रखा और पानी के नीचे आ गया वस्तु, मतलब कि यहाँ पर यह हुआ कि इसका बल ऊपर से ज्यादा था, भार ज्यादा था, और इसका बल जो नीचे से लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जो भार के विपरीत दिशा में लग रहा है, वो कम है, तभी तो डूब गया। ठीक है, फिर से समझिए, वस्तु को हमने यहाँ पे रखा तो ये सीधे नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसके द्वारा जो हटाया गया द्रव है, इसके द्वारा जो हटाया गया द्रव है, उसका भार और इस वस्तु का भार, दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो ये W2 जो है वो ज्यादा है W1 से। W2 क्या है? ज्यादा है W1 से। कैसे ज्यादा है? क्योंकि पूरी तरह से डूब गया ना। W1 ऊपर की ओर बल लगा रहा है लेकिन फिर भी नीचे डूब गया, तो यहाँ किसका बल कार्य किया? W2 ज्यादा है, तो W2 ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पर अगर वस्तु का घनत्व, यदि वस्तु का घनत्व द्रव से अधिक होगा तो वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी। इस बात को लिखिएगा, ठीक है। मतलब कि अगर इस वस्तु का घनत्व इससे अधिक है तो ये पूर्णतः डूब जाएगी। आइए हम इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पर ले चलते हैं, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जिसका भी घनत्व कम रहेगा वो ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा। अब आइए लगभग 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही बना देते हैं। पहला क्वेश्चन आता है कि पारा जो होता है, जो थर्मामीटर में भरा होता है, पारा में लोहा डूब जाता है। पारा में लोहा डूब जाता है, मैं बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। लोहा मतलब कि पारा में लोहा डूब जाता है, मतलब कि सोना डूब जाता है। सॉरी, पारा है ये, इसमें सोना क्या हुआ? डूब गया, लेकिन लोहा नहीं डूब रहा है, ठीक है। मतलब कि पारा में सोना डूब जाएगा लेकिन लोहा नहीं डूबेगा। क्यों? तो इसका मुख्य कारण होता है कि लोहा का घनत्व जो है वो कम है पारा से, और सोना का घनत्व जो है वो पारा से ज्यादा है। तो जिसका घनत्व ज्यादा था वो डूब गया, जिसका घनत्व कम है वो ऊपर है। बादल आकाश में तैरते हैं, क्यों? क्योंकि उनका घनत्व हवा से कम होता है। हवा है और ऊपर बादल है। बादल ऊपर क्यों है? क्योंकि उनका घनत्व क्या है? कम है, ठीक। तो जब घनत्व कम होगा तो ऊपर रहेंगे, और जिनका घनत्व ज्यादा रहेगा वो हमेशा नीचे रहेगा। जैसे आप पानी और तेल ले लीजिए, पानी और केरोसिन तेल, तो पानी नीचे रहेगा, केरोसिन तेल ऊपर। क्यों? क्योंकि केरोसिन तेल का घनत्व कम है और पानी का घनत्व क्या है? ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से इन बातों को समझिए कि घनत्व ज्यादा रहा तो वो नीचे रहेगा, ठीक है, और जिसका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगा। तो यहाँ पर इस चीज को क्लियर करता है ये बात। अगला देखते हैं हम। अगला देख रहे हैं कि क्या हुआ कि पानी के पूरी तरह से वस्तु तो पूर्णतः डूब गई, वस्तु पूर्णतः डूब गई, लेकिन फिर भी तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही है। मतलब कि हम देख रहे हैं कि W2 जो लग रहा था ऊपर से, ठीक है, और उत्प्लावन बल जो नीचे से W1 लग रहा है, ठीक, दोनों का मान बराबर है, दोनों का मान बराबर है। तभी तो जितना घनत्व का यह हटा, मतलब कि जितना भार पानी का हटा उतना में यह वस्तु आकर के समाहित हो गया, मतलब कि आ गया, ठीक है। अब वस्तु नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, या पानी के ऊपर इसका कोई भार नहीं है, मतलब दोनों बल क्या है? बराबर है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि W2 जो है वो बराबर है किसके? W1 के, ठीक है। मतलब कि जब दोनों का घनत्व बराबर होगा, द्रव का घनत्व और उसमें डुबाए गए वस्तु का घनत्व, जब दोनों का घनत्व बराबर होगा, यदि दोनों का घनत्व बराबर होगा तो वस्तु पूर्णतः डूबी रहेगी लेकिन तैरेगी, पूर्णतः डूबेगी और तैरेगी। तो वस्तु पूर्णतः डूबकर तैरेगी, ठीक है। तो ये दूसरी स्थिति थी। तीसरी स्थिति में हम क्या देखते हैं? तीसरी स्थिति में देखते हैं कि वस्तु जो है वो ऊपर ही रह गई। वस्तु कहाँ रह गई?
ऊपर ही रह गई, ठीक है, वस्तु पानी में डूब नहीं रही है। मतलब कि उत्प्लावन बल जो है वो यहाँ पर ज्यादा मजबूत है, W1 ज्यादा मजबूत है, उसको नीचे नहीं आने दे रहा है। और ये बल जो है वस्तु द्वारा जो नीचे की ओर भार है वो क्या है, कमजोर है, इस कारण से नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर घनत्व को रिलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि द्रव का घनत्व ज्यादा है और वस्तु का घनत्व क्या है, कम है, या उत्प्लावन बल जो है वो ज्यादा है और वस्तु द्वारा जो नीचे की ओर लगाया जा रहा बल है, भार, वो कम है। तो हम कहेंगे कि W2 जो है वो कम है किससे, W1 से, ठीक है, या W1 जो है W2 से अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वस्तु अंशतः, मतलब वस्तु का कुछ भाग अंदर रहेगा, ठीक है, तो अंशतः डूबेगी और तैरेगी, ठीक है। जैसे किस स्थिति में होता है, तो आप सोच लीजिए कि जब आप किसी लकड़ी को पानी में रखते हैं, ठीक है, तो लकड़ी का कुछ हिस्सा नीचे होता है और कुछ हिस्सा ऊपर रहता है। मतलब कि उसका कुछ भाग आंशिक रूप से, मतलब कुछ भाग पानी के ऊपर है और कुछ भाग पानी के नीचे है। मतलब कि उस लकड़ी का घनत्व जो होगा वो पानी के घनत्व से कम होगा। जैसे आप देख लें कि बर्फ अगर हम ले लेते हैं तो बर्फ जो होता है उसका वो पानी के ऊपर तैरता है, पूरी तरह से नहीं डूबता है। आप ध्यान देंगे, यहाँ इन तथ्यों को नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। अब आपको हम आगे ले चलते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है। प्रश्न बनते हैं कि जब आप किसी द्रव में बर्फ को डुबोते हैं या जल में जब आप बर्फ को डुबोते हैं, ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि बर्फ का 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा पानी के ऊपर तैरता है। मतलब कि आप इस बर्फ को अगर 10 हिस्से में बांट देंगे, ठीक है, तो 9 हिस्सा अंदर रहेगा और 1 हिस्सा ऊपर रहेगा। मतलब कि कितना हिस्सा ऊपर रह रहा है, अगर पूछे कि कितना हिस्सा ऊपर रह रहा है तो 1/10, कितना हिस्सा पानी के नीचे रह रहा है तो 9/10, ठीक है। अगर आपसे यह पूछे कि बर्फ और पानी के घनत्व में हम देखें किसका घनत्व अधिक है, तो पानी का घनत्व अधिक होगा। बर्फ के मुकाबले पानी का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। तभी तो ये बल इतना लगा रहा है कि यह आंशिक रूप से ही डूबा हुआ है, पूरी तरह से डूबा हुआ नहीं है, ठीक है। समुद्रों में जो हिम शैल होते हैं, हिम शैल मतलब बर्फ के बड़े बड़े चट्टान, ठीक है, तो हिम शैल भी, क्योंकि समुद्र में क्या होता है कि पानी का घनत्व ज्यादा होता है, समुद्र में पानी का घनत्व क्या है, ज्यादा है, समुद्री जल का घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो पानी का घनत्व ज्यादा होता है, ठीक है, इस कारण से वहां जो बर्फ के बड़े बड़े चट्टान होते हैं वो तैरते रहते हैं, ठीक है, और ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है बर्फ का, और उसी से टकरा करके एक जो टाइटैनिक नामक जहाज थी वो डूब गई थी, ठीक है। तो टाइटैनिक नामक जहाज जो है, और उस पर फिल्म भी बनी थी, तो टाइटैनिक नामक जहाज जो है वो डूबी थी हिम शैल से टकरा करके, ठीक है। तो इस तरह से हमने द्रव के दाब के नियम, पास्कल का नियम, उत्प्लावन बल क्या होता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, इन सब पर आधारित जो भी प्रश्न बनते थे उसको सही से क्लियर कर लिया है, समझ लिया है। अब आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप सही से इसका जवाब दे सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।